हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अध्याय चौथा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय 4, वस्तुओं के समूह बनाना। तो दोस्तों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मतलब कक्षा 6 की छात्रों के लिए दी जाती है। तो हम उसको जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। ये हमारे काम की जानकारी नहीं है, फिर भी हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक बेस बनता है। उससे थोड़ा ऊपर का जो किस माध्यम के बारे, किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है इसमें, तो वो जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन व वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हम हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपनी चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, पत्थर जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 4.1 में देखें तो चित्र 4. दोस्तों, ये देखिए, हम इसमें दिखती हैं। गिलास रखा है, ये प्लास है, ये दोस्तों ये गुड्डा रखा है, ये थोड़ा कांच का कुछ रखा है जो ऑफिसों में यूज होता है। पेन रखने का ये है दोस्तों, दस्ताने हैं, सीडी है, रिमोट है, कपड़े हैं, ताला है। ठीक है, और ये अन्य प्रकार की मोबाइल हैं, मतलब सॉरी अन्य प्रकार की पेचकस वगैरह हैं और सामग्री है। और ये मोबाइल है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं। ठीक है, अपनी चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं की पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कांच सम्मिलित हो सकती है। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर लें तो इसमें से सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इन चीज़ों में, इस सूची में उन सभी वस्तुओं को, मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकती हैं जिनमें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। तो दोस्तों, जो खाने योग्य कुछ वस्तुओं के बारे में बताएं तो हमने अध्याय 1 में इसमें अध्याय 1 में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, इसको जल्दी से पढ़ लेते कितना रह गया है। यह भी हो सकता है कि उन जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहती है, तो बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने की बहुत सी ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थों में ऐसी बनी है, इस पदार्थ से भी बनी है कि आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं हमारी चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती हैं। वे पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज तथा पंख तथा मृदा यानी मिट्टी के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों की और अधिक उदाहरणों के लिए के विषय में विचार कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुएं हो सकती हैं। तो उसके बारे में कोई खास जानकारी, ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए क्रियाकलाप के बारे में देखते हैं ये क्या है। आइए अब हम अपनी चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं हम कक्षा की कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ी, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हमने केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा की कमरे में ला नहीं सकती। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज तथा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं, जिनमें से एक समूह की वस्तु कागज तथा लकड़ी से बनी होगी, दूसरी समूह वस्तुएं
पदार्थों से नहीं बनी होंगी। इस प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग लाने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है, कोई खास बात भी नहीं है। इसमें ये दोस्तों वस्तुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके ऊपर बात चल रही है, और वस्तुओं का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है उसके बारे में बात चल रही है। उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो आकार होती है, आकृति, उस जो वो वस्तु किस पदार्थ से बनी हुई है उसके आधार पर, कितनी बड़ी है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये वस्तुओं का वर्गीकरण चल रहा है इसमें, ठीक है। बाकी कुछ और खास नहीं है, ठीक है। देखते हैं, पता कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध और होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की 4.5.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनका पहचानने का प्रयास कीजिए। जिसकी जितनी लंबी सारणी बनाना है उतनी, जिससे जितना वस्तु है संभव हो बनाए। उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके खिलौना एकत्रित कौतूहल लिखकर लिखना एवं कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं की पदार्थ के बारे में और पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरण में पदार्थों की पहचान के लिए अपनी मित्रों, शिक्षक, अभिभावकों का विचार विमर्श करें, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि जो वस्तुओं का वर्गीकरण अगर आप बच्चों से कह रहे हैं दोस्तों, जो कक्षा 6 की बच्चे होते हैं ना, उनसे कह रहे हैं कि वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए। बच्चे वैसे भी खेल खिलौने के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। तो वो वस्तुओं को इकट्ठा करेंगी, फिर उनका वर्गीकरण करेंगी, उनकी आकृति के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी आकार के आधार पर, उनकी, ठीक है, वो किस पदार्थ से बनी है उसके आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे, उनका बांटेंगी, छाटेंगी, अलग अलग करके रखेंगे। तो उसमें अपने दोस्त मित्र, टीचर और अभिभावक यानी माता पिताओं का मतलब सहारा लेंगे। तो दोस्तों ये है। आगे कह रहे हैं कि 4.1 वस्तु तत्व पदार्थ जिससे भी बनी है, प्लेट, थाली, प्लास्टिक, कांच, पेन, ये दोस्तों ये इसको कोई कुछ महत्वपूर्ण, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं। अब देखिए, और यहाँ ऊपर कुछ है नहीं है, इधर है क्रियाकलाप 2। 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची बनाई। इसमें अतिरिक्त अपनी जानकारी और देखे पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम एक में जोड़ सकते हैं। आप प्रयास करके अपनी जानकारी दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह भी पाया कि हमारे चारों ओर की सब वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती हैं, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी उत्सुक होते हैं कि ये चीज़ है, ये किससे बनी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाई है। तो वो उनकी उत्सुकता के लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं इसमें। आप अपनी बस नॉलेज के लिए पढ़िए, और जिसमें जो जो भी कोई छोटा मोटा फैक्ट निकलेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। और अन्यथा ये दोस्तों ये कक्षा 6 के छात्रों के लिए, आपका अगर कोई भाई मित्र दोस्त यार कोई भी, उसका भाई, छोटा भाई हो, कोई भी हो, तो कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, उसको पढ़ाइए। इसके मतलब कक्षा 6 में दोस्तों अन्य पुस्तकें होती हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। ये बोर्ड जो होती है ना, उनसे सबसे बेटर एनसीईआरटी पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। तो आप उसको शेयर कीजिए और उसको पढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण देखिए, ये यहाँ से कुछ फैक्ट निकल सकता है हमारे लिए भी, जो बड़ी परीक्षा में भी आती हैं। ये दोस्तों ये कुछ वो नहीं है दोस्तों। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने के लिए क्यों बताया जाता है? तो दोस्तों इसीलिए बताया जाता है क्योंकि कक्षा 6 में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है जो कक्षा 12 में और कॉलेज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और कॉलेज, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आ सकता है वो फैक्ट। तो इसलिए ये हमारा महत्वपूर्ण, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे पहले पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो दोस्तों ये देखिए, अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ प्रयोग हमने किया था, उसे याद कीजिए दोस्तों। पिछले अध्याय में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखें। कपड़े के टुकड़े के साथ प्रयोग हमने किया था, उसे याद कीजिए और ध्यान दिए रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम अ,
कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे पदार्थ का पदार्थ उस पदार्थ के गुणों का उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। नहीं, इसके इधर नीचे पढ़ना है हमें, ठीक है। करना चाहिए जो जल को रोक सके। इसके बाद दोस्तों ये मैंने ऊपर पढ़ा, इसके बाद ये पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये बच्चों को मतलब बच्चों की मानसिकता जो होती है ना, उत्सुकता, उसको मतलब दूर करने के लिए ये पूछ रहे हैं कि कागज़ का कोई मतलब खाना बनाने वाला पात्र कागज़ का क्यों नहीं होता, गिलास कपड़े का क्यों नहीं होता। तो ये बच्चे ताज़ी जिसकी वजह से ताकि बच्चे मतलब थोड़ा अपना दिमाग यूज करें, है ना, तो उनको बताने के लिए बताइए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, करना भी कोई बुद्धिमान नहीं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना अ, उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आगे कह रहे हैं कि अतः मतलब जो पदार्थ हम यूज करते हैं तो उसके प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर हम हर पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं अर्थात अतः पदार्थों की वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, दिखावट दिखावट पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा कांच अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों वही लकड़ी में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होती है, जिससे वो जिसमें अगर पानी भरा जाएगा या कोई अन्य मतलब द्रव्य भरा जाएगा तो निकलने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि मतलब ऐसी नहीं, कोई लिक्विड ऐसा भी होता है जो रखने में मतलब आसानी होती है तो रख सकते भी हैं। लकड़ी के बर्तनों में दोस्तों खाना भी मतलब रखा जाता है, तो वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि पानी रखना थोड़ा मतलब अलग बात हो जाती है, क्योंकि पानी बहुत ही लिक्विड होता है और बहुत ही जल्दी निकल भी जाता है। ठीक है, तो ये अब अलग प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं तो उनका एक अपवाद है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ध्यान न दें। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक की छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इसमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3 में आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ की ताजी कवड़ी कट्टी पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये बस बच्ची है, ये गिलास से पानी भर रही है कपड़े की बस में, तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, धातु के टुकड़ों को उसकी धुती देखने के लिए काटना। तो दोस्तों क्या है धुती, क्या होती है, तो पता नहीं क्या मतलब इससे धुती कुछ होता होगा शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? धुती दोस्तों चमक को ही कहती है। एक वैज्ञानिक भाषा में कोई शब्द ले लिया जाता है तो उसको हम कभी कभी नहीं समझ पाते, तो उसको बाद में समझा दिया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इसे काटिए। ऐसा ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करें। तो दोस्तों बच्चों के लिए ये होमवर्क टाइप का दे दिया जाता है। इस जो जो बच्चे प्रयोग करते हैं वो अपने टीचर और जो लैब में जो वो होते हैं ना सिखाने वाले, उनके साथ करते हैं, ना कि अकेले में, क्योंकि उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अभी काटते वक्त उनका हाथ वगैरह उंगली वगैरह कट जाए तो ये भी गलत है ना। तो ये किसी छड़ को काट रहे हैं, लोहे की, पता नहीं किस धातु की है। तो आगे देखती है कि क्या कह रही है यहाँ, साथ कर सकते हैं किया जाना कीजिए तथा धूतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची मतलब जो चमकीले पदार्थ हैं उनकी सूची बनाइए और जो चमकीले नहीं है उनकी सूची बनाइए। ठीक है, काटने के साथ आप पर
स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेख इस्तेमाल से रगड़ कर तथा ये देख सकते हैं कि ये द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की विद्युति होती है वे प्राय धातु होती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जी धातु के बारे में बता रहे हैं, लोहा, तांबा, सोना ये धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, मतलब जैसे कि कोई भी धातु अन्य प्रकार की धातुएं वो अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों बहुत सी धातुएं होती हैं जो मतलब कोई कुछ समय बाद अपनी चमक खो देती हैं, बहुत सी धातुएं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण हो जाता है। तो दोस्तों वही बता रहे हैं, जो वायु नामी की अभिक्रिया होती है, मतलब कोई प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो अपनी चमक खो देती है। तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, वो हम सब जानते ही है ना। इसलिए हमें केवल ताजी कटी पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों को ताजी कटी पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें द्युति है अथवा नहीं। तो द्युति मतलब वही आप समझ गए ना, द्युति क्या होती है। आगे देखिए क्या करें। क्रियाकला सॉरी कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना संपीड़न करना। दबाना दोस्तों संपीड़न संपीड़न को दबाना कहते हैं, ठीक है। संपीड़ित करना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा उसमें इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों भाई मतलब कठोरता को चेक करने का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। भी पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ उन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों ये तो बच्चा जो कक्षा 6 के छात्र होते हैं ना, उनको ये चीज़ें कहाँ मालूम होती हैं, है ना। तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है, तो वो सीखते हैं धीरे धीरे, है ना। तो दोस्त आपका कोई भाई बंधु हो उसको भी ये बुक सॉरी ये वीडियो दिखाएं, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों से परिचित हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुच्छ यानी खुरदरा अथवा चिकनापन यानी चिकनाहट होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि अन्य गुण भी होते हैं दोस्तों, तरलता भी होती है, कोई कुछ कुछ ये भी एक मतलब सभी पदार्थ है वो दोस्तों अलग, लेकिन गुण तो बहुत सी होती है। लचीला होता है, कोई किसी को मोड़ा जा सकता है, किसी को नहीं मोड़ा जा सकता, तो और भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। किसी को मतलब ठोकने पर बजाने पर आवाज़ अलग कुछ तरह की निकलती है, किसी में ठोकने बजाने पर अलग तरह की आवाज़ निकलती है। तो भी ये गुण दोस्तों, ये भी गुण होती है, ठीक है, जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करें, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू करना है। विलेय अथवा अभिलेय क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी की बुरादी के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग एक तिहाई भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार से इस गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, मतलब धीरे धीरे हिलाइए। विलोड़ित करना भी दोस्तों ये शब्द है, ठीक है। हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 अपने प्रेक्षकों की सारणी 4.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे कोई क्या लुप्त होता है, क्या लुप्त नहीं होता है। तो दोस्तों नमक चीनी दोस्तों घुल जाएगा, लकड़ी का बुरादा है, और क्या क्या इसमें बताया जा रहा था। दोस्तों रेत है, रेत नहीं घुलेगा लेकिन तली में बैठ जाएगा, ठीक है। चौक है, ये दोस्तों घुल जाएगा लेकिन थोड़ा कुछ मात्रा उसका तली में बैठेगा, है ना। और क्या था, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कौन सी चीज़ विलेय है, कौन सी अविलेय है, कौन सी घुलनशील है, कौन सी घुलनशील नहीं है, कौन सी चीज़ तली में बैठ रही है, कौन सी तली में नहीं बैठ रही है, कौन सी ऊपर ही उस पर तैर रही है, कौन सी नहीं तैर रही है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं ना। तो ये हो गया इधर। इसके बाद ये देखिए, आप यहाँ पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलीन है। तो जो दोस्तों कितना अच्छा शब्द निकला है दोस्तों कक्षा 6 के छात्रों के लिए। आप भी मतलब इनको मतलब कभी मतलब
ये शब्दों का यूज कर सकते हैं किसी परीक्षा में, या कहीं कहीं लिखना भी पड़ता है। जैसे दोस्तों बड़ी बड़ी परीक्षा होती है ना, MPPSC UPPSC, ये बड़ी परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे, लेकिन नहीं, यहाँ से जो शब्द हैं कुछ कुछ ऐसे ले लिए जाते हैं जो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में ऐसे शब्द ले लिए जाते हैं जैसे बिले या बिल्ली, तो हमें कभी कभी मतलब ध्यान नहीं रहता। बिलोड़ित देखिए दोस्तों, ये भी शब्द ले लिए जाते हैं ना। अब बिलोड़ित हम शब्द कहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये आगे देखिए, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलुलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम कहीं दोस्तों नॉर्मल बात करते हैं कहीं, मतलब अपने दोस्त यार घर परिवार मोहल्ले में, तो दोस्तों ये शब्द यूज नहीं करते विलुलित। हम दोस्तों करते हैं घुलना नहीं घुलना, ये शब्द ऐसे। और जबकि ये दोस्तों इनका मतलब जो बिल्कुल वास्तविकता में ये शब्द है तो विलेय अविलेय है। ठीक है, तो ये शब्द यूज मतलब वैज्ञानिक भाषा में यूज किए जाते हैं ना। ठीक है, अगर ये शब्द हम कहीं यूज करेंगे तो लोग हमें मतलब अजीब निगाहों से देखेंगे, है ना। तो वो अलग बात है ना। आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लीजिए ये सब। कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो गया। तो दोस्तों नहीं, सिरका हो जाएगा, नींबू का रस हो जाएगा, सिरका दिखाई देगा, थोड़ा उसका कलर चेंज होएगा, हो जाएगा पानी का। नींबू का रस घुल जाएगा, हल्का बहुत ही कम मात्रा में उसका रंग चेंज होगा पानी का ना। सरसों का तेल दोस्तों ऊपर उतराएगा और कुछ अंदर उतराएगा, यानी कि दोस्तों हम जो अपनी नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं ना, वो शब्द मैंने यहाँ यूज किया है, यानी कि तैरेगा। ठीक है, और या मतलब ऊपर उसका तैरता रहेगा वो। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखिए, और कुछ अंदर मिल भी जाएगा तो वो आखिर कुछ वक्त बाद 1-2 मिनट बाद वो भी ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, नारियल का तेल भी ऊपर तैरेगा दोस्तों, कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, मिट्टी का तेल दोस्तों ऊपर तैरेगा, कुछ हद तक वो भी बहुत ही कम मात्रा में मिल सकता है। ठीक है, अन्य किसी अन्य कोई द्रव लेंगे तो वो शायद मिल जाए, तैरे भी, है ना। तो ये बता रहे हैं। तो ये हो गया, और आगे देखते हैं क्या है। ये चित्र दिखा रहे हैं यहाँ पे परीक्षण करके। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाता है, जबकि कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4.5 चित्र था, ये और ये भी चित्र 4.5। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए, अपने परीक्षक के साथ 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो दोस्तों वही सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये अपनी अलग पृथक मतलब ऊपर जल के ऊपर परत बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से शुरू करना है हमें। तो ये तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, इसको छोड़ते हैं। ये तो कुछ दोस्तों वही होता है जो परीक्षण किया उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसको हम लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास कॉपी तो है नहीं, हम उसमें लिखें। बच्चों के पास कॉपी होती है एनसीईआरटी, तो उसमें वो लिखते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। कभी कभी टीचर को दिखाना पड़ता है, कभी कभी इन्हीं को याद करके परीक्षा में लिखना पड़ता है, तो वो बच्चों के लिए है। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है, ये इसको छोड़ते हैं। कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु अथवा पादपों की उत्तरजीविता के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ पदार्थों के साथ ऐसा ही दिखा होगा। इनमें कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए भी जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगी। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसको भी देखते हैं। जल में डूबती हुई तैरती हुई वस्तुएं देखिए क्या क्या तैर रही है। ये शायद कोई लट्टू है दोस्तों, या टमाटर हो सकता है, ये पत्ता है, ये लकड़ी है, ये तैर रही है। लोहे की धातु सिक्का है दोस्तों, चाबी है, कॉइन है, छोटे छोटे कोई पत्थर के टुकड़े हैं, वो दोस्तों ये डूब गए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए, क्या यह सही नहीं है।
हम ऐसी बहुत सी उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरती रहती हैं अथवा डूब जाती हैं। चित्र 4.6 किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देती हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास की जल में डालती हैं, इन सब का क्या होता है? तो दोस्तों पत्तियां पानी में तैरने लगती हैं, कंकड़ पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्तों यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है दोस्तों, जो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आता है, बिल्कुल एक थ्योरी के रूप में आता है, मतलब उसका पूरा लिखना पड़ता है दोस्तों, है ना, और उसको उदाहरणों के सहित लिखना पड़ता है। ये दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे के आधार पर ही ये काम करती है। तैरना, वस्तु का तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज को कौन थे दोस्तों, हम ये आपको बता दें, ये दोस्तों बहुत बड़ी वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, तो आगे चल के उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और दोस्तों ठीक है, तो देखते हैं और आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, गिलास में जल रहा है। बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसी जल में तैरने वाली तथा जल में डूबने वाली पदार्थों की 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तिल में से यही पदार्थ तैरता है अथवा डूब जाता है। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो दोस्तों ये परीक्षण किस प्रकार करेंगे? आप किसी भी प्रकार के परीक्षण कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तैर रहा है बस कोई पदार्थ जल में या नहीं, डूब रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये पारदर्शिता दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंसी होता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ठीक है, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहिए ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने दोस्तों बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे ही लुका छुपी का खेल खेलते हैं, हम बड़े लोग नहीं खेलते। ठीक है, खेलने को कोई भी खेल सकता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। आपने उन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आप कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चित्र 4.7 में देखें, यहाँ कहीं है 4.7, ये देखिए दोस्तों, ये 4.8 है दोस्तों, ये 4.7 मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। तो दोस्तों ये ठीक है दोस्तों, ये पारभासी कुछ ये दोस्तों, ये दोस्तों बीच में ये पारदर्शी है, मुखावरण ये अपारदर्शी है दोस्तों, ये पारदर्शी है, ये 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 अपारदर्शी है दोस्तों। ठीक है, ये पारदर्शी है दोस्तों, और ये पारभासी है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल पहचान में नहीं आता। ठीक है, तो ये आगे करें, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्किट अथवा मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पात्रों में रखना अधिक पसंद करती हैं। इससे होकर विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन्हें होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। नहीं दोस्तों, इसके बाद शायद हाँ यही पढ़ना है। इसके विपरीत कुछ ऐसी पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उसकी क्वालिटी को देखकर हम बता सकते हैं कि पारदर्शी है या पारदर्शी है, ये ठीक है, ये ऐसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रियाकलाप को देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रतिदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने परीक्षण को नोट कीजिए। आप कागज की शीट के बीच 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज की उस भाग से जहां तेल फैला है प्रतिदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं?
क्या आप यह पाते हैं कि हम अब बल्ब हमें पहले इसकी अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकनी कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। तो दोस्तों कितना अच्छा प्रयोग बताया जा रहा है यहाँ पे कि कागज का पात्र होता है, कागज होता है दोस्तों, पात्र नहीं, कागज होता है, उसे हम किसी बल्ब को देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, उस पर थोड़ा कागज ऑयल मतलब मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या कोई और अन्य प्रकार का लिक्विड डालती हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा वो बल्ब थोड़ा दिखाई देने लगता है, मतलब कुछ हद तक दिखाई देता है, ठीक है। और अन्य वस्तुएं उससे देखती हैं तो वो नहीं दिखाई देती, तो उसका जो अन्य वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो वहाँ वो कांच किस चीज़ का उदाहरण है, ये पारभासी का, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार का बन जाता है, ठीक है, कांच का पात्र। मान के चलिए ये दोस्तों कांच है, वो सॉरी कागज है, ठीक है। तो इससे कोई वस्तु मतलब लाइट सूर्य सॉरी प्रकाश यानी कि बल्ब नहीं दिखेगा, फिर उस पर अगर तेल डाल दिया जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार से वो बल्ब लगभग दिखने लगेगा और हर वस्तु सामान्यतः नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कहाँ थे हम। कदाचित नहीं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखते हैं, देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, ठीक है, पारभासी मतलब कुछ कुछ आभास होता है। कागज पर लगे उन तैलीय धब्बों को याद कीजिए जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया जाता है, वह भी अपारभासी होता था। क्या आप अपारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? तो बहुत से होते हैं दोस्तों, ये देखिए मतलब आप मतलब किस किस प्रकार के उदाहरण से बताएं हम जी। जो होता है ना वो पदार्थ आता है जैसे कि कोई लाइन वाला कांच आता है दोस्तों, गट्टा पारचा होता है जिसको क्या कहते हैं, आप कभी मतलब याद करके बताना। अ, और कोई कोई पॉलीथीन ऐसी पॉलीथीन होती है जो रंगीन पॉलीथीन, जिससे कुछ वस्तु दिख जाती है कुछ वस्तु नहीं दिखती। कुछ साबुन भी आती है दोस्तों जो मतलब जिनसे कुछ वस्तु दिखाई देती है कुछ नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ऐसी अनेक और उदाहरण हैं दोस्तों, आप भी कहीं मतलब सोच समझ कर लिख सकते हैं, बता सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में पारभासी के समूह में बांट सकते हैं, 3 समूह में बांटा जा सकता है इसके आधार पर। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। पहली पहली है दोस्तों, टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा अपारभासी है। तो देखिए क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा दोस्तों? नहीं गुजर पाएगा क्योंकि हमारी जो हथेली काफ़ी मोटी होती है और उसमें रक्त होता है, उसमें अन्य कोशिकाएं होती हैं, उसमें स्किन त्वचा यानी जिसको हम चमड़ी यानी कि खाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से टॉर्च इतना मतलब इन सभी चीज़ों को पार करके अपना प्रकाश दूसरी ओर नहीं निकाल पाती, ठीक है दोस्तों। ये है। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ पढ़ना है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न बनावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने की ढंग भिन्न भिन्न होती हैं। वे जल में तैरती अथवा डूब डूब सकती हैं अथवा अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो दोस्तों पदार्थों की जो क्वालिटी के आधार पर उन्हें बांटा जा सकता है, वो भी उनके 3 गुण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, आप इन शब्दों से वाकिफ हो चुके हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हमें हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? इसलिए पड़ती है ताकि हमें उनकी अधिक अधिक से अधिक अच्छे से पहचान हो सके और कम से कम समय में पहचान हो सके और बिल्कुल आसानी से पहचान हो सके दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी समूह वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था हम द्वारा हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं का वर्गीकरण किया ही इसलिए जाता है ताकि उसे आसानी से खोजा जा सके, कहीं रखी है तो उसको आसानी से ढूंढ कर उसका उपयोग कर सके, किसी को दे सके जिसने मांगा भी है, मतलब जो कोई भी मांगता है, ठीक है, घर में। और भी अन्य प्रकार की बातें हो सकती हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार कोई
पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक स्थान पर रखता है, जबकि अनाज एवं दालों के भंडार को किसी अन्य स्थान पर रखता है। ठीक है दोस्तों, वही इसी प्रकार का वर्गीकरण करता है। इस प्रकार की समूहन की लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विभिन्न विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं ना, हर बार बोला जाता है कि हम जो कुछ भी यहाँ पे कुछ द्वंद्व रह गया है, जो कुछ भी यहाँ पे कमी रह गई है पढ़ाने में या पढ़ने में या लिखने में लिखाने में, तो वो अगली क्लास में हम उसको मतलब उस कमी को दूर कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही खूबसूरती है एनसीईआरटी की दोस्तों, क्योंकि कभी कोई चीज़ मिस्टेक बस भी यहाँ पे छूटती नहीं है ना। अब देखिए यहाँ प्रमुख शब्द हैं दोस्तों, इनको आप यूट्यूब गूगल से कहीं सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि आपके लिए वो अधिक से अधिक काम की हो बने। ठीक है, और उसको दोस्तों ये परिभाषा होती है। ठीक है, कठोर की परिभाषा है, अभिलेय, विद्युतमय, चमकीला, पदार्थ की परिभाषा, धातु की परिभाषा, अपारदर्शी, रुच यानी खुरदरा की परिभाषा, विलेय की परिभाषा, पारभासी की परिभाषा, पारदर्शी की परिभाषा। दोस्तों आप इन सबको यूट्यूब गूगल से सर्च करके परिभाषा नोट कर लें, आपको काम आएंगे, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सारांश सारांश वस्तु में यहाँ पे सारांश दिया जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लिया जाए। ठीक है, हमारे चारों ओर की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है ये। ठीक है, ये मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी सारांश यानी सारांश है। पूरी किताब का क्या सार निकला वो है इस चीज़ में बताया जा रहा है ना। किसी भी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाया बनाना संभव हो सकता है, तो उसी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि मटकी मिट्टी की ही बनती है, मटकी प्लास्टिक की भी बनाई जा सकती है, किसी अन्य धातु की भी बनाई जा सकती है, और बनती भी है दोस्तों, है ना। तो बता रहे हैं। और जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, कोई अन्य प्रकार की चीज़ है, जैसे कि बेड है दोस्तों, हम जिस पर लेटते हैं, खाट है, लकड़ी की भी बनती है, और उसको हम किसी अन्य धातु की भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिट्टी की नहीं बना सकते, वो गलत बात है, टूट जाएगी। ठीक है, हमारा वजन नहीं सह पाएगी। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमें मतलब फैक्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो फैक्ट नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी महत्वपूर्ण जानकारी है ना। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होती हैं, जबकि अन्य पदार्थ नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं, तो कुछ अन्य चिकनी मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगती है, तो कुछ अन्य कोमल लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके गुण हैं दोस्तों पदार्थों के, यानी कि कोई भी वस्तु हम आसपास अपनी दिखती है या हमारे पास है, ठीक है, उनकी गुण बताए जा रहे हैं। कुछ पदार्थ जल में विलीन होते हैं, जबकि कुछ अनविलीन होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ पदार्थ होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, तो ये इनके बारे में है ना। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, कुछ अन्य जैसे लकड़ी तथा धातु अपारदर्शी होती है। तो कुछ पदार्थ जैसे मतलब यहाँ बता रहे कुछ पदार्थ पारभासी भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि कागज पर ऑयल लगाने के बाद उससे देखा जा सकता है कुछ चीज़ें, कुछ नहीं देखी जा सकती, तो वो बता रहे हैं। पदार्थों को उनके गुणों की समानता अथवा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, समूह में बांटा जा सकता है, बिल्कुल बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो दोस्तों ये भी है, समूहित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये अभ्यास है, ये दोस्तों कक्षा 5-6 की छात्रों के लिए, इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसको स्किप करना है हमें। ठीक है, तो ये उनकी प्रश्न पेपरों में आने वाली क्वेश्चंस होते हैं, जिनसे वो मतलब परीक्षा पास करती है, अगली परीक्षा में आती है, इसको भी छोड़ते हैं हम, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों पूरी बुक ये अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका। हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए दोस्तों। हमारा जो लक्ष्य है कि एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक सब मतलब कंप्लीट अपने भाइयों मित्रों दोस्तों या और छोटे छोटे भाइयों को भी देंगे हम, मतलब पूरा नॉलेज यहाँ से एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। और जो मुहिम है मैंने दोस्तों छेड़ी है, हम कंप्लीट एनसीईआरटी जो कि हमारी भारतीय शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम अपने अधिक से अधिक भाइयों मित्रों को देंगे, तो ये इसके लिए लगी रहिए बस आप दोस्तों, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर पाइए दोस्तों, और लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।